पढ़ाई, पेपर लीक, इस मुद्दे पे बातचीत नहीं हो रही है। बातचीत हो रही है क्षत्रियों के मुद्दे पे, और इस वक्त गुजरात में घमासान मचा हुआ है। इस आंदोलन में क्या है कि कुछ चाहिए नहीं उनको, बस ये नहीं चाहिए। भाजपा इनको कन्विंस नहीं कर पाई कि रूपाला जी सिंसियरली अपोलोजेटिक है, सिंसियरली वो बुरा मान रहे हैं। कहीं पर भी कोई पॉलिटिकल पार्टी ले लीजिए, आप बीजेपी ले लीजिए, कांग्रेस ले लीजिए, कोई भी नेता बीजेपी के किसी भी उम्मीदवार को पूछेंगे तो वो आपने 5 साल में क्या किया, तो बोलेंगे कि मोदी जी ने ये किया। अरे भाई, आपने क्या किया है 5 साल में? तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। ये तो सही है ना कि जो संस्थानों को जिस तरीके से काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे। कांग्रेस उस तरीके से मुद्दे नहीं उठाती। आपको दमखम से लड़ना चाहिए था। अगर भाजपा का प्रत्याशी हटता तो भाजपा पूरा आसमान सर पे उठा लेते वो लोग। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। गुजरात इलेक्शन कवर करने के लिए, लोकसभा इलेक्शन कवर करने के लिए हम लोग अहमदाबाद आए तो चूँकि पूरा गुजरात इतना बड़ा रीजन है, सब समझना था, तो सबसे पहले हमें आइडिया दिया गया कि आप जाइए और ज़मीन पर काम कर रहे पत्रकारों को पकड़िए और उनके साथ एक मैप रख के पूरा सब कुछ समझ लीजिए। तो हमने 3 पत्रकारों को फ़ोन लगाया, 3 सीनियर जर्नलिस्ट को, और उनसे हमने टाइम मांगा। टाइम मिला, मैं शाम का लोकेशन मिली है साबरमती रिवर फ्रंट पर हमने अटल ब्रिज के नीचे शूट करना स्टार्ट कर दिया। अब चूँकि मैं आया हूँ गुजरात पहली बार, तो मेरे से कई सारी गलतियाँ होंगी, प्रोनाउंसिएशन में गलतियाँ होंगी, कई और भी गलतियाँ होंगी। तो सीनियर जर्नलिस्ट से अच्छा कौन हमें सुधार सकता है, तो तीनों सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ हैं। मैं बारी बारी से इंट्रो कर देता हूँ। हमारे साथ मैम हैं जो जुमाना शाह नाम है मैम का, सीनियर एसोसिएट एडिटर हैं इंडिया टुडे की। हमारे साथ देवांशी जोशी मैम हैं जो एडिटर हैं जमावत मीडिया की, और गोपी मनियार मैम हैं जो एडिटर हैं निर्भय न्यूज़ की। तो सबसे हम पूरा समझेंगे कैसा क्या है। तो सबसे पहला सवाल वही आप लोगों से है कि ओपनिंग रिमार्क, पिछला चुनाव 2019 का लोकसभा चुनाव और इस वाले चुनाव में आपको क्या अंतर दिख रहा है? 19 से ये चुनाव बहुत अलग है। 19 में एक ही मुद्दा था, प्रधानमंत्री मोदी। इस बार गुजरात के चुनाव में अगर चुनाव अनाउंस होने से पहले तक की बात होती तो तब भी हम कहते कि प्रधानमंत्री मोदी। अब मुद्दे बदल चुके हैं यहाँ पे। हालांकि अगर दुख इस बात का है कि यहाँ पे कोई बेरोजगारी या फिर पढ़ाई, पेपर लीक, इस मुद्दे पे बातचीत नहीं हो रही है। बातचीत हो रही है क्षत्रियों के मुद्दे पे, और इस वक्त गुजरात में घमासान मचा हुआ है। मैम, आपको क्या लग रहा है पिछले चुनाव से क्या अलग है? 2019 में पूरे देश में जो राष्ट्रवाद का मुद्दा था, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक की और फिर उसके बाद पूरा माहौल बदल गया। देश के लिए वोट करना था, इसीलिए वोटिंग भी बहुत अच्छी हुई थी। बाकी 2 फेज़ में जैसा हुआ वैसा ही, मतलब हम अपेक्षा रखते हैं कि गुजरात में ज़्यादा अच्छा हो, लेकिन पूरे देश से ये बात पता चलती है कि लोगों में उतना ज़्यादा उत्साह नहीं है। गुजरात में फिर से जातियों के छाते खुल चुके हैं, और जब जातियों के छाते खुलते हैं और तो उसके सामने फिर धर्म का छाता खोलती है बीजेपी, राष्ट्र का छाता खोलती है। इसलिए छाता वर्सेस छाता जैसी बात है, मंडल वर्सेस कमंडल जैसी बात है। पर फिर भी क्या कोई कर पाएगा उसके लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री का आना विशेष है। प्रधानमंत्री का आना विशेष है। मैम, आपका क्या है ओपनिंग रिमार्क? जी, मेरे हिसाब से काफ़ी सारे मुद्दे वही है और काफ़ी सारे मुद्दे वो नहीं भी है। जैसे कि इन्होंने जाति की बात की, वो तो बिल्कुल वही मुद्दा है कि जब छाते खुलते हैं तो फिर और भी ज़्यादा गंदाई है वहाँ पे, और तो कुछ नया नहीं है। लेकिन मुद्दे जो सही में है ये बार ज़मीन पे, जो हम पिछली बार इतना नहीं देख रहे थे, वो है महंगाई का। वो मुद्दा हम जेन्युइनली देख रहे हैं। हर कोई बात कर रहा है कि देखो महंगाई बहुत है। जो युवान है वो ढूंढ रहे हैं नौकरियाँ, उसके बारे में लोग बात कर रहे हैं। लेकिन मुद्दे ये भाजपा के मुद्दे नहीं बन रहे, कांग्रेस के मुद्दे हैं, लेकिन वो लोग एक बार कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये 2-3 चीज़ें ऐसी मुझे दिख रही है कि जो लोगों के लिए मुद्दे हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज इनको इतना नहीं कर रही है। क्षत्रियों के मुद्दे बहुत, ये बार ये काफ़ी मुद्दा बन गया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि बहुत सारी, अभी तो 1 हफ्ता बाकी है और वो बहुत ही अहम हफ्ता है अब। तो जैसा कि मैम ने बताया कि अभी मोदी जी का आना बाकी है और उसके बाद मुद्दे कैसे क्या होते हैं यहाँ पर। अभी रिसेंटली पिछली बार हमने देखा था कि पटेल आंदोलन बड़े स्तर पे चल रहा था। इस बार भी एक जाति से ही जुड़ा आंदोलन चल रहा है, क्षत्रिय आंदोलन। तो पटेल आंदोलन से लेकर क्षत्रिय आंदोलन तक कितनी चीज़ें बदली और ये आंदोलन किससे उस तरीके से डिफरेंट है गुजराती राजनीति की?
देखिए पटेल आंदोलन से लेकर क्षत्रिय आंदोलन तक, पटेल आंदोलन के जितने भी नेता थे, जो बचे हुए शेष 2 थे, वो भी कल भारतीय जनता पार्टी में जुड़ चुके हैं, अल्पेश कथेरिया, धार्मिक मालव्या। बाकी तो हार्दिक पटेल से लेकर दूसरे जो नेता है वो तो सारे भारतीय जनता पार्टी में जुड़ ही चुके हैं। अब सवाल यहाँ पे ये भी है कि क्षत्रिय आंदोलन, तो पाटीदार आंदोलन से लेकर क्षत्रिय आंदोलन के बीच में हम कह सकते हैं कि क्षत्रिय आंदोलन इसलिए इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सीनियर नेता के ज़रिए बोले गए शब्द पर क्षत्रियों ने उसे अस्मिता के साथ जोड़ दिया है, अपने आत्मसम्मान के साथ जोड़ दिया है। और उसमें सिर्फ सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कोई चेहरा नहीं है, लेकिन फिर भी आंदोलन चल रहा है और हर क्षत्रिय की एक ही मांग है कि रूपाला को हटाया जाए। अब रूपाला तो हटे नहीं, तो अब ये बीजेपी के बहिष्कार तक चीज़ें पहुंच चुकी है। और बीजेपी का बहिष्कार भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं शुरुआत में ये था कि 2, 5, 10 हज़ार वोटों से क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को एहसास हो रहा है कि अगर ये 2, 4, 5 हज़ार वोट जो है वो अगर कुछ लोगों को इम्पैक्ट करते हैं तो उसका इम्पैक्ट भले ही लोकसभा चुनाव में ना आए, लेकिन ग्रामीण चुनाव, जो जिला पंचायत के चुनाव आएंगे, फिर महानगर पालिका के चुनाव आएंगे, उसमें तो हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। मैम, ये जो आंदोलन पूरा हो रहा है, इससे बीजेपी क्रैकडाउन क्यों नहीं कर पा रही, जबकि पुरुषोत्तम रूपाला ने लगभग हर मंच से उस बयान के बाद माफ़ी मांगी, उसके बाद बाकी लीडर्स ने भी उस बयान को, क्षत्रिय नेताओं से मुलाकात भी की गई, सारे नेताओं से उठना बैठना भी हुआ, सब मतलब हर स्तर पर कोशिश जारी है, उसके बावजूद भी क्रैकडाउन नहीं हो पा रहा है कि किस तरीके से इस आंदोलन को शांत किया जाए। दूसरा, जो अस्मिता से जोड़ दिया गया है कि रैलियों में भी वो अस्मिता के नाम पर ही रैली निकाली जा रही है क्षत्रिय समाज की, तो आपको क्या लग रहा है कि क्रैकडाउन क्यों नहीं हो पा रहा है ये आंदोलन बीजेपी से? गुजरात की राजनीति देश की राजनीति से काफ़ी मिलती जुलती है। तो हमारे देश में हमें ट्रेंड बहुत ज़्यादा देखने को मिला है इंदिरा गांधी से लेकर अब तक, कि अगर जब लोग ऐसा सोच लेते कि हमें किसी को गिरा देना है बस, तो फिर उसमें कोई वजह नहीं चाहिए। ज़्यादातर आंदोलन में क्या होते हैं कि जब आपकी 5 डिमांड होती है, आप गवर्नमेंट के साथ बैठते हैं, बार्गेनिंग होती है, और फिर आप सरकार बोलती है कि फिर 2-3 बात हम मान लेते हैं, 2-3 बात आप मान जाइए, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, आंदोलन ख़त्म हो जाता है। इस आंदोलन में क्या है कि कुछ चाहिए नहीं उनको, बस ये नहीं चाहिए, वो वाला मुद्दा है। तो इसीलिए इंदिरा गांधी के वक्त जैसा हुआ था कि ये नहीं चाहिए, फिर काला चोर भी चलेगा, कोई भी चलेगा। तो इसमें भी ऐसा ही हुआ कि क्षत्रियों ने बोला कि भाई हमें पुरुषोत्तम रूपाला नहीं चाहिए। भाजपा के लिए परेशानी ये हुई कि उन्होंने ऑलरेडी 2 कैंडिडेट बदल चुके थे। डिक्लेयर करने के बाद जब आप कैंडिडेट बदलते हैं तो विद इन पार्टी बहुत गलत मैसेज जाता है, और वो मैसेज ये होता है कि अगर हम भी पार्टी का नाक अगर कुछ भी करके दबा लेंगे तो हमारा कैंडिडेट भी बदल जाएगा। सबको टिकट चाहिए। गुजरात जैसे स्टेट में जब आपकी 26 की 26 कंपेरेटिवली जब सेफ लगती हो, तो सबको लगता है कि भाई सांसद बनने का मौका हमारे पास ही है। सब सोचते हैं कि नरेंद्र भाई चले जाएंगे तो फिर क्या पता भाजपा की सरकार कब आएगी, सत्ता कब आएगी। तो सबको लगता है यही समय है, सही समय है, जो पीएम बताते थे। तो सबको लगा कि यही समय है, सही समय है, तो सबको टिकट चाहिए। भाजपा ने इंश्योर किया कि वो गलत मैसेज ना जाए। बहुत बड़े नेता है, अगर आप एक जाति एक स्टेटमेंट के दम पर अगर उनको हटा लेते हैं तो फिर बाकी सब जगह पे बाकी सब जातियां सामने आएगी। तो उन्होंने ये नहीं किया, पर फिर भी अब तो उल्टा पड़ रहा है उनको। इसलिए अब आज जैसे राहुल गांधी का स्टेटमेंट निकाला कि राहुल गांधी भी महाराजा पे ये बोल रहे हैं, सबका निकाल रहे हैं, लेकिन फिर भी क्षत्रिय क्या बताते हैं कि आप शासन को क्रिटिसाइज़ कीजिए, राजा महाराजाओं ने जो किया उसको क्रिटिसाइज़ कीजिए, लेकिन आपने जो बोला वो बहन बेटियों को लेकर है। पहले भाजपा ने सोचा था कि क्षत्रिय के सामने, पर्टिकुलर राजकोट सीट पे अगर क्षत्रिय सामने जाते हैं तो हम पाटीदारों को इकट्ठा कर लेंगे, और ऐसा सोच के उन्होंने बहुत खींचा। उन्होंने सोचा क्या फ़र्क पड़ेगा, राजकोट में तो क्षत्रिय है ही नहीं। पर अब क्या है कि सुरेंद्रनगर में तो 2 लाख से ज़्यादा क्षत्रिय है, जामनगर में लाखों में संख्या है, साबरकांठा में इम्पैक्ट करेंगे, खाम थ्योरी करेंगे तो आनंद में इम्पैक्ट करेंगे। तो ये सब जब तक समझ में आया तब तक वो नामांकन वापस लेने की बात तो चली गई थी। और इसीलिए अब दोनों के लिए, क्षत्रिय समाज और भाजपा दोनों के लिए वन वे है। अब आपको कुछ भी तरीके से उसी रास्ते पे जाना है, जीतने की कोशिश करनी है, और वो दोनों कर रहे हैं। और जो गोपी बहन ने बताया वो एकदम सही है कि जब आंदोलन का 1, 2 या 5 चेहरे होते हैं तो अब चेहरों को अपने आप ले लेते हैं, उनको कुछ दे देते हैं। यहाँ पे चेहरा नहीं है आंदोलन का, मुद्दा चेहरा है कि बस ये नहीं चाहिए, और अगर इनको नहीं हटाएंगे तो भाजपा भी नहीं चाहिए। तो पूरा चुनाव है वो राजपूत वर्सेस भाजपा है।
और इसलिए जब किसी को गिरा देना है तो सामने कांग्रेस भी हो, उनके साथ परेशानी, राहुल गांधी बोले क्या हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चलेगा, वो जो भी बोले चलेगा, ये नहीं चलेगा, तो पूरा वो मामला है, गिरा देना है बस। ये नहीं चलेगा की पूरी बात है। मैम जैसे गांव में जा रहे हैं, मैं कई खबरें पढ़ रहा था, आपने भी खबर की है, तो गांव में जब बीजेपी के कैंडिडेट जा रहे हैं तो वहाँ बाहर पोस्टर लगे हुए हैं, उनको रेस्क्यू भी किया जा रहा है कि भाजपा बैन, भाजपा इस गांव में नहीं आएगी, क्षत्रियों के गांव है। इनफैक्ट और भी जैसे मैं देख रहा था तो कुछ रीजन में एससी कम्युनिटी के लोग भी भाजपा से खफा हैं। तो कुल मिलाकर ये जो आंदोलन, क्षत्रिय आंदोलन के अगर हम सिर्फ बात करें, जिसकी वजह से गांव में पोस्टर लग गए हैं, कई जगहों पे सभाओं में विरोध हो रहा है, सामने सीधे मनसुख मंडाविया की सभा में भी कल परसों विरोध हुआ है, तो कहाँ भाजपा से वो चूक हुई? जैसा कि मैम ने बताया कि कुछ समय के लिए होता है कि भाजपा को लगा कि कुछ सीट क्या 5-10 हज़ार वोटों का है और राजकोट में तो है भी नहीं इतना माहौल, पर वो पूरे राज्य स्तर पर फैल गया। इनफैक्ट देश के और हिस्सों में भी कई जगहों पर क्षत्रिय समाज के लोगों ने इसका विरोध किया। भाजपा से कहाँ वो चीज़ चूक हो गई कि वो भांप नहीं पाई कि ये आंदोलन इतना लंबा खिंच जाएगा, इतना बड़ा खिंचेगा? साथ ही साथ जैसा मैम जिक्र कर रही थी कि अब ये इम्पैक्ट हो सकता है लोकसभा चुनाव से आगे रीजनल चुनाव में, जो हमारे ग्रामीण चुनाव में भी जाए, तो यहाँ कहाँ आपको लग रहा है कि कहाँ चूक हुई है संगठन से? चूक भाजपा की सबसे पहले ही हो गई कि जब ये रूपाला जी ने ये बताया, उसके बाद तुरंत बाद उन्होंने 2-3 मीटिंग्स की जहाँ पे उन्होंने माफ़ी मांगी और वो सब हुआ। तो वो हुआ कैसे कि उनके जो लोकल नेता थे, गोंडल के एक एमएलए थे, जयराज सिंह जी थे, उनकी एक सभा हुई जिनमें उन्होंने माफ़ी मांगी और बस उन्होंने कह दिया कि देखो अब उन्होंने माफ़ी मांग ली है, अब मुद्दा सिमट गया है, अब उसको भूल जाओ, अब जिसको प्रॉब्लम अब मेरे से आके बात करो। तो वो क्षत्रियों ने क्या एक एरोगेंस के हिसाब से देखा कि मतलब क्या आपने बस माफ़ी मांग ली और आपने कहा कि अब ख़त्म, हम आपने कह दिया मतलब ख़त्म, ऐसा नहीं है। उन्होंने फिर उसको इनफैक्ट वो पॉइंट के बाद थोड़ा सा बढ़ गया और थोड़ा और दिल पे ले लिया था और फिर उसके बाद बहनें बाहर आने लगी लोग, उसके बाद बहनें फिर उपवास पे बैठी और काफ़ी लंबा चला वो सब। तब तक भी ये पूरी बात सीमित थी राजकोट और उसके आजू बाजू सौराष्ट्र की 1-2 सीटों पे, सब जगह मीटिंग चल रही थी, लेकिन जो प्रोटेस्ट है वो वहीं तक सीमित थे। लेकिन बस ये एक एरोगेंस के हिसाब से उन्होंने देखा कि कैसे ये भाजपा ने, मतलब उनको ऐसा लगा कि वो जो उनको जो एक्चुअली पछतावा होना चाहिए रूपाला जी को, वो नहीं हो रहा है। उनका ये कहना था कि उन्होंने माफ़ी ये समझ के नहीं मांगी कि उनसे सही में गलती हुई, ये माफ़ी इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि उनको हमारे मत चाहिए, ये इलेक्शन का समय है इसलिए माफ़ी मांग रही है। बार बार उन्होंने दोहराया। अब वापस बातें तो चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग कन्विंस नहीं कर पाए, भाजपा इनको कन्विंस नहीं कर पाई कि रूपाला जी सिंसियरली अपॉलोजेटिक है, सिंसियरली वो बुरा मान रहे हैं। अब हम तो नहीं कह सकते कि क्या वो एक्चुअली फील कर रहे हैं, लेकिन ये बात हुई कि वो कन्विंस नहीं कर पाए, सबसे बड़ी बात वो है। और फिर अब तो जैसे कि पूरी चीज़ डिसेंट्रलाइज हो गई है, अब वो गांव में पहुंच गई है, पोस्टर्स में है, सोशल मीडिया पे है, तो अब किससे बात करें? मतलब हर रोज़ भाजपा के नेता किसी न किसी लोगों से बात करें, बड़े दिग्गज से बात करें, पर वो क्या अपने अपने एरियाज़ में सीनियर है तो वो वहाँ पे बात करेंगे। नवसारी में चलो CR पाटिल बात कर रहे किसी से, 108 नेताओं से बात की क्षत्रिय समाज के, तो उन्होंने कह दिया कि हम भाजपा को सपोर्ट करेंगे, CR पाटिल हमारे उम्मीदवार हैं, वो जो रूपाला जी के साथ में है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन CR पाटिल हमारे मतलब कि हमारा जो मुद्दा है वो जारी है, लेकिन ये चुनाव हम निकाल लेंगे, हम CR पाटिल के। पर वो तो नवसारी की बात हुई, अब आप बाकी 25 सीट देख रहे हैं, तो उस पर क्या? तो ये कहीं ना कहीं ये लोग जो एक सिंसियरिटी की जो बात है ना, कि बहन बेटियों की जो इज्जत पे आ गई है, और यही चीज़ अगर आपको याद हो तो हमने पद्मावत मूवी के बारे में भी देखी थी कि उनको लग रहा था कि हमारी जौहर हम जो कर रहे हैं वो पूरी वो इतनी वो क्या था वो मूवी का जो वो बेसिकली जो स्टोरी का मुद्दा था वो पूरा उसी हिसाब से चला था ना, कि मतलब हमारी बहन बेटियों की इज्जत पे बात आ गई है। और कितना वो फाइनली वो मूवी का नाम बदलना पड़ा था ना, वो सब कुछ उनको पीछे जाना पड़ा, तो बस वहीं पे अड़ गए अब ये। तो ऐसी बात है थोड़ा सा कि अब ऐसा नहीं है कि नेगोशिएट नहीं करना है या भाजपा से प्रॉब्लम है, ये वैसा नहीं है, पर हाँ आपने हमको सीरियसली नहीं लिया। आप क्या समझते हैं कि हम सिर्फ 4-5% हमारे वोट्स है तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते हैं? तो वो उसके आन बान पे बात आ गई है, ऐसा हो रहा है। हमारे पास मैप है, तो जैसे मैम ने कुछ सीट्स बताई थी कि जिन सीट्स पर ये पूरा असर आंदोलन का, क्षत्रिय आंदोलन का दिख रहा है। मैम पहले रीजन वाइज मुझे समझाइए कि गुजरात के किस क्षेत्र में कौन सी जाति या कौन सी मतलब किस जाति के लोग ज़्यादा डोमिनेंट है और कहाँ पर क्या स्थिति है? जैसे ये पूरा एरिया है, अमतेश एक बार आप यहाँ पर दिखाएंगे ना।
ये पूरा एरिया है। ये जैसे ये पूरा है इतना, ये सौराष्ट्र है पूरा, और पूरे सौराष्ट्र में आंदोलन बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा डोमिनेंस संख्या के हिसाब से, नंबर्स के हिसाब से कच्छ में रहता है। कच्छ क्या है कि देश की सबसे बड़ी सीट है, पर वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है उतनी ज़्यादा, इसलिए इतना बड़ा एरिया है, एक ही लोकसभा में आता है। ये रही जामनगर सीट हमारी, कहाँ गई, ये रही जामनगर। यहाँ पे क्षत्रिय डोमिनेंस है, ये सीट है, उस पे बहुत अच्छी टक्कर हो रही है, और वो भी सिर्फ क्षत्रिय आंदोलन की वजह से हो रही है। सुरेंद्रनगर सीट है, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे बहुत अच्छी टक्कर हो रही है। राजकोट, ये जहाँ से मामला शुरू हुआ, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आप अगर एक कौम आपके सामने जाती है तो बाकी साथ में आ जाते हैं, तो ये हुआ है। पूरा ये जैसे ये यहाँ से शुरू करके यहाँ नीचे तक, हम उसे आम भाषा में ज़्यादातर गुजराती में ऐसा बोलते हैं कि अंबाजी से लेकर उमरगाम तक, ये पूरा जो इलाका है वो गुजरात का पूर्वीय हिस्सा जो है वो आदिवासी बाहुल क्षेत्र है। और नीचे के दक्षिण के कुछ हिस्से। हाँ, यहाँ से लेकर, मतलब ये उमरगांव लास्ट है, यहाँ से फिर मुंबई आप महाराष्ट्र में कनेक्ट हो जाते हैं, तो यहाँ से लेकर एकदम ऊपर तक ये पूरा जो बॉर्डर का इलाका है, जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से सटा हुआ इलाका है, वो पूर्वी इलाका गुजरात का आदिवासी बाहुल क्षेत्र है। मैं उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल इस तरीके से बता सकती हूँ कि पीछे ये जितने भी लोग आप आज आपको रिवर फ्रंट में दिख रहे हैं, उनमें से किसी को भी जाकर आप पूछिए, एक दो के अलावा या फिर कास्ट या धर्म के अलावा, कि शायद ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जो मुस्लिम है उनकी राय अलग हो, या फिर कोई एक ज़्यादातर कोई कास्ट से रिलेटेड है तो उसकी राय अलग हो। बाकी 90 से 95% लोग ऐसे रहेंगे जिनको पता ही नहीं है क्या क्षत्रिय आंदोलन है, उनको पता ही नहीं है महंगाई से क्या फ़र्क पड़ता है, उनको पता ही नहीं है कि सही में बाकी समस्याएं क्या है। लेकिन आप इन इलाकों में जाएंगे तो जो रिवर फ्रंट में अभी पानी दिख रहा है, और जो जहाँ से ठंडी ठंडी लहरें हम बहुत अच्छे से महसूस कर पा रहे हैं, वो नर्मदा का पानी है। ये साबरमती का पानी नहीं है, साबरमती तो बंद हो चुकी है सालों पहले। नर्मदा गुजरात में यहाँ से एंटर करती है। ये छोटा उदेपुर रीजन है, और ये मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की बॉर्डर से सटकर यहाँ से ये कमाट, ये आपको जो दिख रही है ना, वो नर्मदा नदी है, तो ये गुजरात में यहाँ से प्रवेश करती है। आप कमाट के किसी भी गांव में जाएंगे, वहाँ पे बच्चे किलोमीटरों पानी लेने जाएंगे सर पे वो बर्तन रख के। तो इसीलिए यहाँ पे जहाँ से नर्मदा एंटर करती है वहाँ पे पानी की समस्या है, लेकिन कच्छ में हमने पानी पहुँचाया तो कच्छ में नहीं है। तो अगर आप कच्छ में जाएंगे तो लोग बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी पहुँचा है। आप कच्छ के किसी भी मुसलमान को जाकर पूछिए, तो आप धोरडो के मुसलमान के पास जाएंगे या फिर ये पूरा पश्चिम का इलाका है ऊपर का, वहाँ पे जाएंगे तो लोग बताएंगे कि हमें बहुत पसंद है भाजपा, क्योंकि जब पेट भर जाता है ना, तब फिर मुद्दे बदल जाते हैं। फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप हिंदू है मुसलमान है, आप वोट करते हैं। यहाँ पे पेट नहीं भरा हुआ है, यहाँ पे समस्याएं हैं। रही बात चुनाव में जीत हार की, तो वो समस्याओं के हिसाब से या मुद्दों के हिसाब से तय नहीं होती। जीत हार तय होती है आप कितना अच्छा गणित कर पाते हैं, आप चुनावी समीकरण है, आप केमिस्ट्री जातियों की और चुनाव का गणित, इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन करते हैं मैथ्स केमिस्ट्री का, तो उसमें भाजपा ने PhD कर रखी है। तो इसीलिए मुद्दे अलग है और चुनाव के नतीजे बहुत अलग होते हैं, पर पूरे क्षेत्र के हिसाब से सब कुछ बदल जाता है। अहमदाबाद में आपको कोई नहीं मिलेगा जो बताएगा कि सही में पानी एक समस्या है, जो कभी नहीं बताएगा कि सही में रोज़गार या फिर खाना खा पाना वो भी एक समस्या है। वो कभी नहीं बताएगा कि जंगल या जल उनके लिए सही में बहुत बड़ी बात है। तो पर अहमदाबाद में लोग ज़्यादा रहते हैं, तो आप 2-4 सीटों को इकट्ठा कर लीजिए, उतने अकेले लोग अहमदाबाद में आ जाएंगे। तो अहमदाबाद पूर्व पश्चिम गांधीनगर 3 लोकसभा सीट हो गई, तो उसके हिसाब से चुनाव तय हो जाते हैं। तो मुद्दे अगर आपको समझने हैं तो आपको इन इलाकों में ज़्यादा समझ में आएंगे जहाँ पे आम लोग आम बातें करते हैं। आंदोलन समझना है, जातिगत समीकरण समझने हैं तो ये वो आपको सौराष्ट्र में समझ में आएगा। बनासकांठा इतना बड़ा, जो इतनी बड़ी लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ समझ में आएगा। पाटन में समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा चुनाव जातियों के आधार पे होता है। यहाँ पे भी रिजर्व सीट है, पर रिजर्व सीट में क्या है कि दोनों सेम जाति के लोग खड़े हैं ना। पश्चिम तो रिजर्व SC सीट है। हाँ, अब ये जैसे छोटा उदेपुर ST रिजर्व सीट है, ये नर्मदा और भरूच का इलाका मिलकर एक सीट बनती है, जो हालांकि रिजर्व नहीं है, पर वहाँ पे आदिवासी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो दोनों कैंडिडेट आदिवासी होते हैं। ये डांग और सबको मिलाकर वलसाड़ सीट बनती है। ये नवसारी है, जहाँ से CR पाटिल चुनाव लड़ते हैं और देश में सबसे ज़्यादा लीड लेकर आते हैं। तो आप उनके दफ्तर में जाएंगे तो समझ में आएगा कि ऐसे ही नहीं आते। जब
कोई योजना बनती है, लोगों तक पहुंचती है, तो लोग काम के हिसाब से वोट करते हैं, बहुत सिंपल है। तो इसीलिए ये बात गलत है कि काम के हिसाब से वोट नहीं होता। अगर आप काम करते हैं तो वोट मिलता है, कच्छ में आपको देखने को मिलेगा। मैम एक चीज़ मुझे और समझनी थी, जैसे हम शुरुआत में बात कर रहे थे रीजन वाइज, एक सबसे पहले हम गुजरात को रीजन में बांटते हैं। आप मुझे गुजरात के रीजन समझाइए कि कौन सा क्या रीजन। देखिए, पहले तो ये अहमदाबाद से ये पूरा जो इलाका आता है, सुरेंद्र नगर से लेकर यहाँ पे पोरबंदर, जूनागढ़, देवभूमि, द्वारका, गिर सोमनाथ, भावनगर, ये पूरा आता है सौराष्ट्र में। लेकिन इसमें भी गुजराती लोगों के लिए ये सारा हिस्सा जो है कुछ ऐसे बटा हुआ है, जैसे यहाँ पे सुरेंद्र नगर और मोरबी वाला इलाका है वो कहलाया जाता है झालावाड़, ये गोहिलवाड़ में कहलाया जाता है, ये सौराष्ट्र में आ जाता है। अहमदाबाद से लेकर ये पूरा जो इलाका है, जहाँ पे खेड़ा, महिसागर, दाहोद, छोटा उदेपुर, आनंद, वडोदरा, पंचमहाल, ये जो हिस्सा आता है ये पूरा मध्य गुजरात कहलाता है। ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये उत्तर गुजरात है, बनासकांठा, पाटन, महसाना, साबरकांठा, गांधीनगर, अरावली, ये पूरा मध्य गुजरात में चला जाता है। साथ ही ये दक्षिण गुजरात है। कच्छ का जो इलाका है वो सौराष्ट्र कच्छ अलग गिना जाता है। तो इसी तरीके से ये गुजरात पूरा बटा हुआ है। लेकिन जैसे देवांशी ने बताया कि यहाँ जो पूरा आदिवासी इलाका है, तो आदिवासी इलाके की समस्या अलग है, सौराष्ट्र की समस्या अलग है, सेंटर की समस्याएं अलग है। ऊपर बनासकांठा में, नॉर्थ गुजरात में जाएंगे तो वहाँ पे आपको जितनी भी समस्या मिलेगी वो जातिवाद से रिलेटेड समस्याएं मिलेगी। तो यहाँ पे हर रीजन की अपनी खुद की समस्याएं हैं, अपने खुद के हिसाब से यहाँ पे जिस तरीके से बीजेपी ने काम किया है। देखिए, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आप पूरे गुजरात में चले जाइए, अगर कांग्रेस के पास भी 27 साल से 28 साल से अब तो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी है, उसकी एक वजह ये है कि आपको विकास यहाँ पे दिखता है। ठीक है, ये चीज़ अलग है कि आदिवासी इलाके में आप जाएंगे तो कई इलाके में स्कूल्स वगैरह आपको नहीं दिखेगी, जो सरकार को काम करना चाहिए वो नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आप सौराष्ट्र के इलाके में जाते हैं तो वहाँ पे आपको डेवलपमेंट दिखेगा, बड़ी बड़ी इमारतें दिखेगी, रिवर फ्रंट्स दिखेंगे, ये डेवलपमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है वो दिखता है। लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं वो कहीं अभी भी कई जगहों पर देने में सरकार निष्फल रही है, वो भी दिखती है। वो अगर आप छोटे रन चले जाएंगे तो छोटे रन में जो अगारिया काम करते हैं, जो हमें नमक खिलाते हैं, अगर उनकी समस्या देखेंगे तो आज उनके लिए उनके पास पीने का मीठा पानी हफ्ते में एक बार आता है और वो भी टैंकर से मुहैया करवाया जाता है। तो वो भी उनकी समस्या है। तो ये सारी चीज़ें हैं। गुजरात है वैसे, मतलब अगर आप देखने जाएंगे तो हर जगह की अपनी अलग समस्या है और उसी में पूरा, क्योंकि कास्टिज्म भी चल रहा है। अहमदाबाद है, अहमदाबाद में अपने यहाँ तो चुनाव में कास्टिज्म वो सब चीज़ें पैरेलल ही चलती है। और देखिए, ज़्यादातर देखिए डेवलपमेंट तभी कराया जाएगा जब छोटा उदेपुर या दाहोद का रहने वाला जो युवा है वो रोजगार के लिए अहमदाबाद तक नहीं आएगा, तभी वो डेवलपमेंट कहा जाएगा। लेकिन उसे आना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई रोजगार का जरिया ही नहीं है। और ये सारी चीज़ें जो है, मैंने इसीलिए पहले आपको बोला कि क्षत्रिय आंदोलन की वजह से ये चीज़ें जो बेसिक मुद्दे हैं वो मुद्दे इस बार डिस्कस ही नहीं हो रहे। कहीं पर भी कोई पॉलिटिकल पार्टी ले लीजिए, आप बीजेपी ले लीजिए, कांग्रेस ले लीजिए, कोई भी नेता बीजेपी के किसी भी उम्मीदवार को पूछेंगे तो वो आपने 5 साल में क्या किया, तो बोलेंगे कि मोदी जी ने ये किया। अरे भाई, आपने क्या किया है 5 साल में? तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। ये चीज़ें मेरे साथ 3-4 सांसद में हो गई कि उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। वो ये नहीं बता पा रहे कि मैंने क्या किया, वो ये बता रहे हैं कि मोदी जी ने किया, राम मंदिर बना दिया, 370 हटा दी। अरे भाई, आपने अपने इलाके में क्या किया है? सांसद का अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं है, सीधे मोदी जी का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे, मोदी जी का दिखा देते हैं। और दूसरी बात यह है ना कि देखिए, अगर आप रीजन में जाएंगे और सांसद के साथ साथ कांग्रेस को भी देखेंगे ना, तो गुजरात में कांग्रेस सबसे कमज़ोर स्थिति में है। गुजरात में यहाँ पे इंडिविजुअली अगर देखने जाएंगे तो लीडर्स कुछ ऐसे हैं जो स्ट्रांग है, लेकिन कांग्रेस बहुत कमज़ोर है। वो लीडर स्ट्रांग अपनी दम पर है, ना कि पार्टी दम पे, ना पार्टी के दम पे। और जो स्ट्रांग है उनको बीजेपी के साथ चले जाते हैं। फिर ये सिचुएशन इस वक्त गुजरात में देखने मिलती है। मैम, एक चीज़ हम अगर सीटों पर केवल बात करें कि जैसे गुजरात में पिछली बार 26-0 था,
उससे पहले भी 26-0 रहा। तो इस बार अगर हम केवल वो 5 सीट पर बात करें कि जिन सीटों पर आपको लग रहा है कि हाँ फाइट है, इन सीटों पर अब मैप में आप मुझे बताइए कि वो सीटें कौन कौन सी हैं जिन पर आपको लग रहा है कि इस बार फाइट है, वो 5 सीट। तो मेरे हिसाब से तो 5 सीट तो मुझे लग नहीं रही है जो जेन्युइन फाइट है। जेन्युइन फाइट मुझे दिख रही है बनासकांठा में, कोई होप है। वहाँ की दोनों उम्मीदवार महिलाएं हैं और दोनों स्ट्रांग है। ज़्यादातर तो एक्चुअली कांग्रेस की महिला काफ़ी स्ट्रांग है। वो अकेली सीट है जहाँ पर 2 महिलाएं हैं। अकेली सीट है जहाँ पे दोनों सामने सामने महिलाएं हैं। और सबसे ज़रूरी ये है कि मतलब रेखाबेन जो बीजेपी की उम्मीदवार है, उन्होंने काम किया है, लेकिन इतना नहीं जितना गेनीबेन ठाकुर है, वहाँ की कांग्रेस की जो सांसद है वहाँ पे, और वो लोकसभा भी लड़ रही है। तो शी इज़ अ वेरी विधायक हैं अभी वो। तो वो लड़ रही है और शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट। या सो वो एक अच्छी सीट है। वहाँ पे डेयरी का दबदबा रहता है। ये आपकी पूरी सीट है। और ये बॉर्डर एरिया भी है, रण भी है यहाँ पे। सो इट इज़ बहुत सारे, और ये डेयरी मैंने जैसे बताया बनास डेयरी वहाँ की, उसका काफ़ी दबदबा रहता है। बनासकांठा में यहाँ थोड़ा सा ये रीजन भी आता है ना, कच्छ का। हाँ, थोड़ा बिल्कुल पॉपुलेशन कम है। कच्छ का आता है लेकिन पॉपुलेशन कम है। मेजरली ये जो हम लोग को यहाँ मैप में दिखाई दे रहा है बस यहाँ वाला ज़्यादातर ये थोड़ा सा इतना और ये रण है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा रण है। यहाँ पे कोई पॉपुलेशन नहीं है, गांव यहीं से शुरू होते हैं सारे। सो हाँ, तो बस ये है ठाकुर वर्सेस चौधरी का जो पूरा जैसे बताया देवांशी ने और गोविंद ने कि कास्ट के बेसिस पे जो मतदान होता है वही है वहाँ पे, मुद्दे वही है और तो कुछ है नहीं। और बताइए। और दूसरी सीट आपको कौन सी लगती है? एक तो आपने बताई बनासकांठा, दूसरी मुझे लग रही है भरूच एक सीट है जहाँ पे कुछ फाइट है। भरूच इसलिए क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर ट्राइबल्स का डोमिनेशन है, क्षत्रिय मतदान भी है यहाँ पे, लेकिन 2 ट्राइबल उम्मीदवार है, जबकि ये रिजर्व सीट नहीं है। ये थोड़ा बहुत ऐसे जाएगी ये सीट, है ना। तो ये यहाँ पे एक चैतर वसावा है, इंडिया ब्लॉक के जॉइंट कैंडिडेट है, जो एएपी के एमएलए है वहाँ के छोटाउदेपुर के, और वहाँ पे उनके सामने है मनसुख वसावा। अब चैतर है कुछ 32 या 35 साल के हैं, और मनसुख जी के ये 7वीं चुनाव है, 7वां टर्म है। सो एक वो अंदर हो जाता है। और चैतर अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर बन रहा है यूथ में वहाँ पे। अभी उसको वो कुछ 2 या 3 महीने जेल में रह के आया। उसने एक ट्राइबल फार्मर के लिए सरकार की तरफ से जो ज़मीन उनको दी गई थी और वो वापस लेने आए, और बेसिकली उन्होंने थोड़ा सा एक्सटॉर्शन का उनके सामने केस लग गया क्योंकि वो ट्राइबल फार्मर को डिफेंड कर रहे थे। अब ये केस मुद्दा चल रहा है, लेकिन उनको जेल में भेजा गया, उनके सामने वारंट था, तो वो जेल से अभी बेल पे आए हैं। और वो टडीपार थे, अपना जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है एमएलए का, जो उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहाँ से वो टडीपार थे। वो टडीपार भी अभी हटाया गया है। तो ये सारी चीज़ों को लेके लोग वहाँ पे यंगस्टर्स जैसा मान रहे हैं कि वो हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमारे लिए आवाज़ उठा रहे हैं सरकार के सामने। तो दबंग नेता जिसको कहते हैं वैसा आ रहा है, उनका एक इमेज बन रही है। तो पोटेंशियल है यहाँ पे। हार जीत तो हम कह नहीं सकते हैं क्योंकि बीजेपी की मशीनरी जो इलेक्शन मशीनरी जो है वो बहुत पावरफुल है। वो और एएपी और कांग्रेस का यहाँ पे मेल होना बहुत ज़रूरी है। जबकि वो मैं गई थी भरूच, जब थोड़ा टाइम हुआ, 1 हफ्ता हुआ, तब उतना मामला नहीं, उनका साथ में काम नहीं कर रहे थे। और भरूच एरिया है, अगर आपको याद हो, कांग्रेस के जो दिग्गज थे, पॉलिटिकल एडवाइज़र थे सोनिया गांधी के, अहमद पटेल, उनका एरिया है ये। तो वहाँ पे कांग्रेस का है, मतलब माइनॉरिटी वोट्स काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, मुस्लिम वोट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अगर कांग्रेस और एएपी साथ में मिलके काम करती है और अगर ये माइनॉरिटी वोट्स भी साथ में ले पाए तो पोटेंशियल है यहाँ पर या भरूच में। सो ये एक एनालिसिस है। फिर मेरे हिसाब से साथ में ही दूसरी सीट है आनंद, इस पे फाइट है। अब यहाँ पे फाइट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे भी कांग्रेस के उम्मीदवार चलिए स्ट्रॉन्ग है, अमित चावड़ा है, वो एमएलए भी है यहाँ के, और यहाँ पे क्षत्रिय पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है और उसकी वजह से, और अमित भाई खुद क्षत्रिय हैं, तो वो इज़ अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट। और आनंद पहले से ही इनफैक्ट 2014 से पहले 2009 में जब इलेक्शंस हुए थे, तब ये आनंद ऐसी सीट है जो हमेशा कांग्रेस के साथ रही है। यहाँ पे माधव सिंह सोलंकी जो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, लास्ट चीफ मिनिस्टर जो कांग्रेस के थे वो माधव सिंह सोलंकी थे। तो उनकी जो खाम थियरी थी क्षत्रिय हरिजन आदिवासी महाजन मुस्लिम्स, ये जो उनकी खाम सोशल इंजीनियरिंग जो था
वो यहाँ से थे, उनका मूड यहाँ पे है, और भरत सिंह और उनके बेटे हैं, और अमित चावड़ा उनके भतीजे हैं, उनके साथ फैमिली में ही है। सो या भांजे, आई एम श्योर। सो उनकी फैमिली है बेसिकली। सो इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर देम। कांग्रेस के लिए अच्छी सीट है, अगर मेहनत करती है पार्टी जुट के तो फाइट दे पाएगी। पर मैं वापस तीनों सीट में यही कहूँगी मेरे हिसाब से कि बीजेपी की जो इलेक्शन मशीनरी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनका जो पेज मैनेजमेंट है, एक पेज पे 30 लोग रहते हैं, वो 30 वोटर्स को उनकी बीजेपी की टीम मिल के आती है, एक से ज़्यादा बार मिल के आती है, और वो फॉलो अप करते हैं। सुबह 10:30 बजे से पहले मतदान हो जाए उसके लिए वो पूरी कोशिश कर देते हैं। और मेरे बरसों से मैं इलेक्शंस देख रही हूँ, बीजेपी को बहुत नज़दीक से देखा है, ये होता है। इसीलिए गुजरात में चुनाव बीजेपी जीतती है, क्योंकि ये जो फुट सोल्जर्स जिसको हम कहते हैं कि ये जो ग्रास रूट्स पे घर घर जाके काम मेहनत करने वाले जो लोग हैं वो मौजूद है गुजरात में। ये जो पूरी मशीनरी है, यहाँ पे CR पाटिल है, अमित शाह है, ये जो नेता है उन्होंने खुद ने ये लोगों को रिक्रूट किया है, उनको ट्रेन किया है, बरसों से साथ में जुड़े हुए हैं। तो तब जाके ये ये पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का उनके पास मैप है, सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का, कि हर एक पेज पे 30 जो मतदार है उनकी क्या लाइक्स है, क्या डिसलाइक्स है, क्या वो हमारे लिए वोट करेंगे, क्या वो नहीं करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो क्यों करेंगे। लाभार्थी का पूरा उनके पास लिस्ट है। एक ऐप है बीजेपी का, अगर आपको पता ही होगा, सरल करके एक ऐप है जिसमें वो लोग तो कार्यकर्ताओं के लिए उसमें शर्त लगाई गई है कि आप अगर जा रहे हैं तो एक फ़ोटो सेल्फी करके डालिए। और अभी भी जा रहे हैं ये लोग, इलेक्शन कैंपेनिंग के वक्त भी जा रहे हैं, और वो वोट फॉर, अगेंस्ट, फॉर, न्यूट्रल एंड अगेंस्ट। तो ये उसके ऊपर क्लिक करना है कि आप ये लाभार्थी को मिल के आए, वो कौन सी स्कीम में लाभार्थी हैं, अच्छा तो हमारे बीजेपी के लिए वोट करेंगे, न्यूट्रल है या नहीं करेंगे। तो ये पूरे, तो ये एक डिजिटल डेटा भी बनता है, ये इंडिपेंडेंट है। और जो मैं पेज का बात कर रही हूँ वो पॉलिटिकल है, तो एक गवर्नमेंट का लाभार्थी का डेटा है, फिर दूसरी तरफ आपके पास वो पन्ने का डेटा है, पॉलिटिकल अलग डेटा है। तो मतलब ये सारा मिला के जो डेटा क्रंचिंग और जिस तरह से साइंटिफिकली जो काम होता है बीजेपी में, ये कांग्रेस कहीं नहीं इसमें नज़दीक आ। किस स्तर पर नहीं? पास तो अभी ये भी, तो मतलब मैं बात ही नहीं कर रही हूँ ये भी की, तो वो लोग 5 सीट जीते थे 2022 में विधानसभा चुनाव, या 2022 विधानसभा में, लेकिन कोई मतलब नहीं है उसका, मतलब उसके बाद ऑलरेडी थिंक एक MLA तो जुड़ गए हैं भाजपा में ऑलरेडी। सो एक या दो, कितने जुड़े, एक जुड़े ना, हाँ, या तो दूसरे की बात चल रही है लेकिन जरूर जुड़े। सो वैसा है, मतलब और कोई पार्टी नज़दीक भी नहीं आ सकती है। मैम आप दोनों लोग से मेरा एक सवाल है, सूरत की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर दक्षिण गुजरात में जाने पे सूरत आता है, तो सूरत में चुनाव अब नहीं हो रहा है। चुनाव होता, चाहे भाजपा जीती चाहे कांग्रेस जीती, पर चुनाव होता, लोगों के पास अधिकार होता है कि वो अपने मन का कैंडिडेट चुन पाएँ। अब यहाँ पर आपके पास अधिकार ही नहीं है। अब डायरेक्ट ये बात हो गई है कि जो है यही है, आपको अगले 5 साल तक इन्हीं को देखना है। इस पर आप लोग गए होंगे वहाँ फील्ड में, या फिर आपने जो भी चीज़ें देखी, तो ये किस हद तक, मतलब ये एक तरीके से लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है ना कि आप एक कैंडिडेट को निर्विरोध चुन लेते हैं। अब जो दूसरा कैंडिडेट ने भरा उसका वापस हो गया, बाद में आ रहा है कि कांग्रेस ने उसको 6 साल के निलंबित भी कर दिया है। तो यहाँ पर सूरत वाली सीट पर क्या चीज़ हुई है मैम? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो ये है कि आपको सूरत का बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। नीलेश कुंभानी जो है, जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, देखिए कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेस की भी गलती है, उतनी ही भाजपा की भी गलती है। भाजपा ये कह रही है कि जो एफिडेविट था उसमें जो उनके ठेकेदार थे, जो सपोर्टर्स थे, वो सपोर्टर्स ने ये कह दिया कि एफिडेविट, लेकिन भाजपा को पता कैसे चला? ये इसे कॉन्स्पिरेसी के तौर पर देखा जा रहा है। इट्स अ लार्जर कॉन्स्पिरेसी कि भाजपा ने उनको पहले ही अंदर जाने नहीं दिया। जो उनके एडवोकेट्स हैं उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि जो उनके सपोर्टर थे, जो साइन करनी थी जिस वक्त कलेक्टर के सामने, तो उनको अंदर ही नहीं जाने दिया। अगर अंदर जाने दिया होता उसी वक्त जब फॉर्म उन्होंने जमा किया, तो कलेक्टर ने पूछा क्यों नहीं कि आपके सपोर्टर्स कहाँ है? बिना सपोर्टर के आप फॉर्म देने कैसे आ गए? तो ये भी एक मुद्दा है कि इट्स अ बिगर लार्जर कॉन्स्पिरेसी जो भाजपा के ज़रिए की गई। ये भी बाद में अब बातें आ रही है कि करोड़ों रुपए में डील हुई थी, नीलेश कुंभानी को वैसे ही हारना था, इसीलिए उसने पहले ही भाजपा से डील कर ली। तो ये सारी चीज़ें हो रही है, हालांकि इसके कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि नीलेश कुंभानी गायब है, इतने दिनों से गायब है।
एक वीडियो उन्होंने खुद ने रिलीज़ किया और ये कहते हुए कि कांग्रेस ने मुझे मदद नहीं की। ठीक है, अब देखिए कांग्रेस को भी सोचना चाहिए। कांग्रेस ऐसे कैसे अपने कैंडिडेट खड़े कर देता है जो मतलब बाद में पूरा आप ही का खेल कर दे। क्योंकि यहाँ पे नीलेश कुंभानी के मामले में ये खेल हुआ कि जो उनके सपोर्टर्स हैं वो उनके खुद के रिलेटिव्स है। क्या कांग्रेस के पास 2-3 कार्यकर्ता नहीं है जो बतौर सपोर्टर के तौर पर वहाँ पे खड़े रह पाए? अगर आपने नीलेश कुंभानी को टिकट दिया था और आपको कहीं ना कहीं अगर, क्योंकि जब आपने टिकट दिया है तो आपको थोड़ा सा आगे पीछे भी देखना पड़ता है, बैकग्राउंड भी देखना पड़ता है। अब ये भी आ रहा है कि नीलेश कुंभानी के साथ भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ लोग बहुत अच्छे संपर्क में थे और उन्हीं का एक पूरा गेम प्लान था जिसके ज़रिए ये पूरा हुआ। अच्छा, शक्ति सिंह गोहिल को शायद इस बात का अंदाज़ा था कि कांग्रेस का खेल हो सकता है यहाँ पे, तो आपने उनको कंटिन्यू क्यों किया? पहले ही क्यों नहीं चेंज किया? सबसे दिलचस्प बात यह है कि नीलेश कुंभानी का तो रद्द हो ही गया, उनका जो डमी कैंडिडेट था उसका भी हो गया। और उसके बाद जो अच्छा भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे प्रॉपर गेम खेला, फिर जितने भी निर्दलीय कैंडिडेट थे वो सारे निर्दलीय कैंडिडेट ने वापस खींच लिया। तो कम से कम चुनाव होने देते, भाजपा तो जीत ही रही है, एटलीस्ट चुनाव होने देते। वहाँ के जो लोग हैं वो लोगों का ये कहना है और लोगों में काफ़ी गुस्सा है इस बात को लेकर कि हमारा वोटिंग राइट्स चला गया। लोकतंत्र में आपका जो सबसे बड़ा राइट है वोटिंग राइट, वही पूरा चला गया। वही चला गया। और अब तो बहुत सारी बातें आ रही है, उसके बाद तो जितने मुंह उतनी बातें। तो कोई कह रहा है 15 करोड़ में डील हुई है, कोई कह रहा है कि उनको दोबारा से वहाँ पे टिकट मिल रहा है इसलिए ये सारा खेल हुआ है। तो ऐसी तो बहुत सारी बातें हो रही है, लेकिन यहाँ पे सवाल ये खड़ा हो रहा है कि लोकतंत्र है, अगर कोई कैंडिडेट करना भी चाहे तो भाजपा को नहीं करना चाहिए, कि कम से कम लोगों का भरोसा बना रहे कि लोकशाही है, लोकशाही में हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार होता है और उनको चुनाव लड़ना चाहिए। देखिए सत्ता तो आप ही के पास है और ये बात यहाँ पे भाजपा के अगेंस्ट में भी जा रही है। जितने लोगों को, सबसे आखिरी में जब अर्जुन मोढवाडिया आए थे भाजपा के अंदर, तो ये बात बहुत उल्टी लोगों के सामने आई कि जो इंसान इतनी गालियां दे रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, क्या कुछ नहीं कहा है, ठीक है, उस आदमी को ही आपने पार्टी में ले लिया। तो जब उसके बाद देखिए यहाँ पे है ना, गुजराती लोग भले ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बोलता नहीं है लेकिन उसके दिल में चुभता ज़रूर है, और ये चीज़ इस बार चुभी है। और जो चुभी है जिसकी वजह से बीजेपी की इनफाइट जो है वो इस बार ज़्यादा दिख रही है। इस बार अगर आप देखेंगे तो वडोदरा में क्या हुआ, वडोदरा बेस्ट एग्जाम्पल है। रंजना बैंक को उन्होंने रिपीट किया, रंजना बैंक के सामने ज्योति पंड्या खड़ी हो गई, ज्योति पंड्या ने क्या कुछ नहीं कहा है। अब ज्योति पंड्या जिसके कहने पे भी खड़ी हुई, ये भी कहा जा रहा है कि वो कॉन्स्पिरेसी का एक पार्ट था, लेकिन ज्योति पंड्या जिसके खिलाफ भी खड़ी हुई, जिसने कहने पे खड़ी हुई, ज्योति पंड्या ने कहा एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ, रंजन भट्ट को हटा दिया गया, वहाँ पे हेमांग जोशी को टिकट दे दिया गया। सेम चीज़ हुई साबरकाठा में। वडोदरा में तो चीज़ें ठीक हो गई, लेकिन साबरकाठा इनसे संभल रहा था, तब पुरुषोत्तम रुपाला का कंट्रोवर्सी आ गया। अब पुरुषोत्तम रुपाला का जो कंट्रोवर्सी आया तब ये था कि अगर ये 2 सीट पे आप देखिए, क्षत्रिय क्यों अड़ गए कि 2 सीट पे बदला है तो एक बदलने में क्या दिक्कत है, ठीक है। अब रूपाला में फंसे ऐसे बीजेपी वाले कि ये पाटीदार चेहरा है, वो दोनों में से एक भी पाटीदार चेहरा नहीं थे। पाटीदार भी काफ़ी डोमिनेटिंग कास्ट है और कई सीटों पर डिसाइडिंग फैक्टर में पूरे डिसाइडिंग फैक्टर में आते हैं। सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात पाटीदारों के लिए डिसाइडिंग फैक्टर है, तो भारतीय जनता पार्टी ये भी नहीं कर पा रही है। और यहाँ पे देखिए, हर मनसुख मांडविया को ही ले लीजिए, केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने काम कहाँ किया, भावनगर में काम किया। बीजेपी ने नो डाउट सीट डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत गलतियाँ इस बार की है, जहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स थे उनको हटा के बहुत ही वीक कैंडिडेट्स भी दिए हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी को ये लग रहा है कि उनके पास चेहरा प्रधानमंत्री है, जो लोकल वोटर है वो सिर्फ प्रधानमंत्री के चेहरे को देखकर ही वोट डालेंगे। लेकिन इस बार लोग
अब चेहरे को देख रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री आए नहीं है, प्रधानमंत्री आएंगे तो खेल बदल भी सकता है, लेकिन क्षत्रियों वाला खेल नहीं बदलेगा। ये मुझे अभी लग रहा है कि क्षत्रिय नहीं बदलेंगे। कि कोई लीडर नहीं है तो आप किसके साथ बैठ के डिसाइड बात करेंगे? कर पाएंगे। और दूसरा ये है ना कि आपकी एक ही डिमांड थी, रूपाला को हटाओ, रूपाला नहीं चाहिए, और अब आखिरी समय में तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। और दूसरा ये है कि देखिए, अगर मनसुख मांडविया को लेकर विरोध हो रहा था, पोरबंदर में भी विरोध तो हुआ है, उसकी वजह से जितने भी दूसरे सौराष्ट्र के पोरबंदर के लीडर्स हैं, रमेश धड़ुक हो या जयेश रादड़िया हो, ये लोगों को भी मनाने की कोशिश चल रही है। हालांकि जयेश रादड़िया को लेकर ये कहा गया कि कल खुद गृह मंत्री उनके घर खाना खाने गए। अब ये लंच कॉन्स्पिरेसी या लंच डिप्लोमेसी क्या थी वो जयेश भाई और अमित भाई जाने, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहा जा रहा है कि इफ्को में जो अमित शाह का राइट हैंड है बिपिन गोता, उसके सामने जयेश रादड़िया ने पार्टी के मैंडेट के खिलाफ फॉर्म भरा। ठीक है, अब ये भी एक राजनीति है। देखिए, सौराष्ट्र में हर लीडर का अपना एक वोट बैंक है और हर लीडर वहाँ पे अपने हिसाब से स्ट्रांग है, वो भले ही बीजेपी का लीडर है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस इंडिविजुअल आइडेंटिटी भी स्ट्रॉन्ग है। आइडेंटिटी है, वो सौराष्ट्र में है, लेकिन सेंट्रल में आएंगे तो नहीं है। ठीक है, अगर उत्तर गुजरात में चले गए तो नहीं है, वहाँ सिर्फ एक ही चेहरा है और वो पीएम मोदी का है। तो इसीलिए साबरकांठा में बवाल हो गया और वहाँ पे जो लीडर्स हैं, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने सौराष्ट्र में अच्छा खासा मैनेज किया है। हालांकि ये मैनेजमेंट जो है वो, अगर जयेश रादड़िया के घर पे कल अमित शाह गए थे खाना खाने और जयेश रादड़िया निर्दलीय फॉर्म फाइल करते हैं, वो भी अमित शाह के राइट हैंड के सामने, तो कहीं सब कुछ ठीक नहीं है, ये इंडिकेट करता है। मैम, अगर हम सूरत के ही वापस सूरत पर आते हैं, सूरत की बात करते हैं कि जैसा कि गोपी मैम ने हमें बताया कि वहाँ पर बीजेपी की वो जो भी कंस्पिरेसी थ्योरीज भी चल रही हैं, ग्राउंड पर क्या रियलिटी है, इस सबसे तर हम केवल इस पर बात करें कि अगर आपका कैंडिडेट कांग्रेस के लिए, अगर आपका कैंडिडेट इस तरीके से जा रहा है, ऐसा नहीं होगा कि हाईकमान को या क्षेत्रीय आपके जो क्षेत्रीय संगठन है उसको नहीं बिल्कुल भनक लगी हो कि इस तरीके का कुछ खो रहा है, अंदर कुछ पक रहा है। संगठन के स्तर पर कांग्रेस की पर कहाँ ये चूक हुई है, कितना ये ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा बाकी के राज्य में कांग्रेस के संगठन के लिए, बाकी नेताओं के लिए किस तरीके से इंडिकेटिव मैसेज जा रहा है, इस पर बताइए। हम सब जब बात करते हैं ना, तब हम एकदम आखिर मुद्दे पे बात करते हैं कि जैसे भाजपा ने पूरा कॉन्स्पिरेसी किया। भाजपा के एक थ्योरी ये भी सामने आई कि भाई नीलेश कुंभानी और उनके आसपास के लोग हैं, वो सामने से गए कि भाई हमारी ओर से एक कमल समर्पित करते हैं हम भाजपा को, इस तरीके से, और उन्होंने स्वीकार भाव से उसको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ले लेते हैं। तो हम बताते हैं कि भाई इतनी नैतिकता नहीं है आप में कि आप, वो बेचारा तो आया है उसमें तो नैतिकता है नहीं, आप क्यों ले रहे हो उसको अपने? आप भाजपा को नैतिकता दिखानी चाहिए थी, लेकिन क्या सबसे पहले नैतिकता उस पार्टी को नहीं दिखानी चाहिए थी जिसने ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिया जिसके बारे में उनका खुद का संगठन कह रहा था कि नहीं ये कभी भी जा सकते हैं सामने? आपने टिकट दिया, उसके बाद क्या आपकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि कौन साइन कर रहा है पेपर पे, कैसे कर रहा है, वो सब आप देखें? आपको ये नहीं पता था कि कलेक्टर के सामने जाकर अपने ठेकेदार को लाकर जाना चाहिए उनको? क्यों साथ में लेकर नहीं गए उनके जो सपोर्टर्स थे उनको? तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें जब डॉट्स कनेक्ट करते हैं ना, तो पाश की बहुत सुंदर कविता है कि सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना, और लोकतंत्र में सबसे खतरनाक होता है जनता में स्वीकार भाव आ जाना कि हाँ सब ठीक है, अब तो ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता रहेगा, क्या फ़र्क पड़ता है। तो सब चीज़ों से मैं सहमत हूँ, बस एक चीज़ से इसलिए मैं सहमत हूँ क्योंकि सूरत की जनता में आक्रोश नहीं है। सूरत की जनता को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, चुनाव हो ना हो, वो उन्होंने सोचा कि भाई वैसे भी भाजपा को जीतना था, ठीक है एक दिन छुट्टी मनाएंगे, ऐसे ही जीत लिए। और कुछ लोगों ने ऐसा तर्क दिया भी कि भाई करोड़ों का खर्चा था, बच लिया। उस हिसाब से तो भाजपा को तमिलनाडु में भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। आप गिव अप कर लेते हैं तो उस हिसाब से तो प्रधानमंत्री को केरल में रोड शो ही नहीं करना चाहिए, उनको कैंडिडेट्स ही नहीं खड़े होने चाहिए। और इसलिए लोकतंत्र ऐसे नहीं होता। कुछ लड़ाइयाँ इसीलिए लड़नी ज़रूरी होती है ताकि ये मैसेज पहुँचे कि नहीं कोई था जो लड़ रहा था। तो सूरत में कांग्रेस को ये मैसेज देना था कि हमें पता है कि हम नहीं जीतने वाले, पर फिर भी हमारा कैंडिडेट मजबूत होगा, हमारा कैंडिडेट ऐसा होगा जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। क्योंकि जनता पूछेगी ना कि आपके पास उम्मीदवार नहीं है, आपके पास ठेकेदार नहीं है, तो वोटर क्यों आए भाई आपके पास? ये सब तो नहीं है तो वोटर कैसे लेंगे आप? तो इसीलिए सबसे पहला सवाल यहाँ पे कैंडिडेट पर बनता है कि अगर आप चुनाव लड़ने जाते हैं, निकलते हैं बड़ी बड़ी बातें करके और फिर आप जाकर गोदी में बैठ जाते हैं,
दूसरा सवाल होता है कांग्रेस पे, उन्होंने ये क्यों होने दिया? उनको पता था क्या? उनको इतना पता नहीं था कि उनकी फॉर्म में क्या गलतियां हैं, क्या हो सकती है? तीसरी बड़ी बात, या तो साइन में गलती थी या तो एफिडेविट गलत था, दोनों में से एक चीज़ गलत थी। सूरत कलेक्टर को, और जो चुनाव के अधिकारी है, तो चुनाव निर्वाचन अधिकारी सूरत कलेक्टर को उस समय पे जो करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। चौथा सवाल आता है सूरत की पुलिस पे, क्योंकि जब सारे निर्दलीय एक करके एक फॉर्म वापस ले रहे थे तो उनको उनकी अंतरात्मा की आवाज़ जैसे आकाशवाणी के रूप में तो सुनाई नहीं दी थी। तो कोई तो था जो उनको सामने बिठा कर ला रहा था, जो करोड़ों में तुल रहा था और कुछ नहीं था। वो तराजू में जो तोल दिया जा रहा था वो तो लोकतंत्र था, और तोल दिया उन्होंने बहुत अच्छे से। तो सब जिम्मेदार होते हैं, और सब जब अपनी जिम्मेदारियों से एक साथ भागते हैं, क्योंकि ना मैं खुद पे भी लेती हूँ, क्योंकि हम जैसे कुछ पाँच छः लोगों को छोड़ दे, एक दो टीवी चैनल्स थे, हमारे जैसे कुछ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म थे, उसके अलावा किसी ने प्रश्न नहीं किया था कि सूरत कलेक्टर क्या कर रहे थे। उनकी जिम्मेदारी बनती थी ये। किसी ने प्रश्न विपक्ष को भी नहीं किया उतना खुलकर कि भाई आप क्या कर रहे हो, इतना सब हो रहा है तब तक। तो सब गलत है इसमें। तो आप सूरत, और सबसे ज़्यादा और आखिर में जिसकी जिम्मेदारी आती है वो सूरत की जनता की। आप पूरी सिचुएशन को रिवर्स कर दीजिए। अगर भाजपा के कैंडिडेट का नामांकन रद्द हुआ होता तो, अगर आप ये सोचिए कि गुजरात के राजकोट में परसोत्तम रुपाला के फॉर्म में भी गलतियां थी, खेड़ा में देवसिंह चौहान के फॉर्म में भी गलतियां थी। कांग्रेस ने जब बात की तो उन्होंने बताया कि चुनाव अधिकारी ने बताया सब ठीक है, आप आगे जाइए, निकलिए। तो ये तो सही है ना कि जो संस्थानों को जिस तरीके से काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे। कांग्रेस उस तरीके से मुद्दे नहीं उठाती। आपको दमखम से लड़ना चाहिए था। अगर भाजपा का प्रत्याशी हटता तो भाजपा पूरा आसमान सर पे उठा लेते वो लोग। सबने देखा है कि वो विपक्ष में कैसे थे, कितने दाम बढ़ते थे, कैसा था। तो मुझे लगता है कि गुजरात 30 सालों में जो सबसे ज़्यादा दिल से मिस कर रहा है ना, वो विपक्ष को मिस करता है। वो ऐसा चाहता है, वो कि अभी क्या है कि उनको एक तैयार प्लेट मिली है कांग्रेस को, फिर से एक बार वो आ गए हैं। पाटीदार आंदोलन की एक तैयार थाली मिली, अनलिमिटेड खाना था। गुजराती में वो खमन ढोकड़ा से शुरू होकर आखिर में आम रस तक आता था, सब कुछ खा लिया उन्होंने, डकार तक नहीं लगाई। ऐसा नहीं सोचा कि भाई जो जनता है हमें वोट दे रही है वो फिर से नहीं देगी अगर हम उनके साथ ऐसे नहीं खड़े हुए। तो 2015 में जब लोकल इलेक्शंस हुए, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन, कांग्रेस ने क्लीन स्वीप किया। भाजपा कहीं नहीं थी दूर दूर तक। 17 आते आते आपके पास बेस्ट चांस था, आपने फिर से गंवा दिया। 22 आते आते पूरा ख़त्म हो गए। अब फिर से एक बार 24 में आप खड़े हुए हैं। पर खड़ा कौन हुआ है? तो बनासकांठा में से गेनीबेन खड़ी हुई है, वलसाड़ में से अनंत पटेल है, भरूच में से चैतर वसावा है, आणंद में से अमित चावड़ा है। तो ये इंडिविजुअल नेता है जो लड़ रहे हैं। राजकोट में माहौल कौन बना रहे? परेश दानानी बना रहे अपने दम पे। तो जब आपके इंडिविजुअल नेता आपकी पार्टी से बड़े होते हैं तो वो अगर चले जाते हैं तो साथ में सब कुछ चला जाता है। तो अर्जुन मोढवाडिया कांग्रेस से बड़े थे, इसीलिए पोरबंदर के बाई इलेक्शन हो रहे। कोई नहीं पूछ रहा बाई इलेक्शन में पोरबंदर में वो हारेंगे या जीतेंगे, सबको पता है एक तरफा है। कोई किसी को मन में, अगर गेनीबेन चली जाती है बनासकांठा में छोड़ के, तो क्या और कोई खड़ा होगा जो इतना दमदार और ज़बरदस्त हो? तो बनासकांठा की ठाकुर कम्युनिटी एक तरफा वोटर थी कांग्रेस की। क्यों धीरे धीरे करके वो चले गए? आपके लिए जो दलित सबसे ज़्यादा वोट करते थे वो क्यों अब भाजपा की ओर जा रहे हैं? मुसलमान तो सबसे बड़े वोटर थे, वो क्यों आम आदमी पार्टी की ओर चले गए? 2000 चोरी ने 149 सीट्स आपको दिलाई। एग्जैक्टली। तो ये सब चले गए हैं ना। तो वो फिर से वो बात कि आपके पाँव के नीचे ज़मीन नहीं, पर कमाल ये है कि आपको फिर भी यकीन नहीं। तो एक कल्पना विश्व में जी रहे हैं लोग, तो जीने दो। तो इसीलिए सबसे है कि विपक्ष को सबसे ज़्यादा मिस करता है, और सत्ता से नैतिकता की इसलिए उम्मीद कोई नहीं करता क्योंकि सालों का इतिहास, वर्षों का इतिहास बताता है कि सत्ता का स्वभाव होता है और सत्ता आते ही वो करप्ट हो जाती है। वो कोई भी हो, कितनी भी बड़ी बातें क्यों ना करे। भाजपा क्या कर रही है? संस्थानों के साथ क्या हो रहा है, मीडिया के साथ क्या हो रहा है, सबके साथ हो रहा है ना ये गलत। तो ये जब गलत होता है और गलत होने के बावजूद जब जनता कुछ नहीं करती और वो चुपचाप तमाशबीन बनकर देखती रहती है कि नहीं हाँ ठीक है, सब कुछ ठीक हो रहा है, तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर आने वाले समय में, मुझे नहीं पता कि लोग और किसी से कुछ अच्छा करने की उम्मीद कर रहे हैं, पर हाँ वो ऑप्शन नहीं देख रहे अपना। वो प्रताड़ित है, उनके पास प्रश्न है, समस्याएं हैं, लेकिन किससे जाकर बात करें? वो ये भी है ना उनके पास। हम क्लोजिंग रिमार्क की तरफ बढ़ते हैं, सबसे एक बार क्लोजिंग रिमार्क ले लेते हैं। तो मैम सबसे पहले ये बताइए कि 3 चीज़ों पर हम क्लोजिंग रिमार्क लेंगे। 5 सीटें टू वॉच आउट, 5 लीडर्स टू वॉच आउट फॉर फ्यूचर के। हाँ 2024 के बाद ये 5 चेहरे हैं जिनको हम आगे भी देख सकते हैं। और ओवरऑल आपको क्या लगता है, एक छोटा सा प्रेडिक्शन ओवरऑल?
5 सीटें तो जैसे मैंने बताई, आई थिंक बनासकांठा है, एक आनंद है, भरूच है जो मुझे लग रहा है, सुरेंद्रनगर थोड़ा बहुत हो सकता है क्योंकि वहाँ पे भाजपा के कैंडिडेट के सामने काफ़ी अपोजिशन है, तो एक वो हो सकता है। बाकी मुझे और कोई सीट इतनी दमदार लग नहीं रही है कि कांग्रेस खींच पाएगी। मुझे लग रहा है कि यही 4 सीटें मुझे ज़्यादा लग रही है, ऐसा है। दूसरा आपने क्या सवाल पूछा कि 5 नेता कौन जिसको हम देख पाएंगे। आई थिंक चैतर को हम डेफिनेटली देंगे। चैतर वसावा जो एपी के विधायक है, उनको हम देखेंगे, वो ट्राइबल है। दूसरे ट्राइबल नेता है वलसाड के, जहाँ जो कैंडिडेट है अभी लड़ रहे कांग्रेस के नेता है अनंत पटेल, तो वो एक उभर के आ रहे हैं, काफ़ी अच्छा चेहरा है। अगेन मैं अगर बात करूँ तो भाजपा के तो ऑफकोर्स जो हमारे दिग्गज है परषोत्तम रूपाला जी है वो रहेंगे। आई थिंक CR पाटिल जो अभी तक ज़्यादातर गुजरात तक सीमित है, अभी उनका फ्यूचर आउट ऑफ गुजरात है। वो आई थिंक हाँ नेशनल में आपको देखने मिलेंगे, या तो वो कैबिनेट में रहेंगे या भाजपा पार्टी में आएंगे, लेकिन डेफिनेटली ऐसी हम अपेक्षा कर सकते हैं। दूसरे लीडर अगर मैं भाजपा से ही देखूं तो परषोत्तम रूपाला के साथ साथ मनसुख मांडविया भी है, जो हमको चुनाव के बाद नए चेहरे नहीं हैं, लेकिन ये चेहरे हम डेफिनेटली देखेंगे आगे जाके कि कौन रहेगा। और अगर जो भी कांग्रेस का उम्मीदवार एकदम ब्लैक स्वान इवेंट जिसका कह सकते हैं कि अगर कोई कांग्रेस का उम्मीदवार जीता तो आप उसका फ्यूचर देख रहे हैं। ओवरऑल प्रेडिक्शन अभी तो मैं प्रेडिक्शन तो बहुत जल्दी तो नहीं कहूँगी, हफ्ता बाकी है, और जैसे कि हमने पहले ही बताया कि मोदी जी को आना बाकी है, तो वो बात बहुत बड़ी है, लेकिन मैं कहूँगी 26 तो जीती जाएगी। अच्छा, आखिर में मैम आपसे एक लास्ट रिमार्क लेंगे हम, क्लोजिंग रिमार्क। तो वही मैम सेम सवाल है कि 5 सीटें जो आपको लगती हैं फॉर वॉच आउट, और 5 नेता जो नए चेहरे इस चुनाव के बाद उभर के आने वाले हैं, जो हमको दिखने वाले हैं कि अब राजनीति में, गुजरात की राजनीति में या देश की राजनीति में भी वो 5 चेहरे। और दूसरा ओवरऑल प्रेडिक्शन, जरूरी नहीं है कि नंबर्स में करें आप, ओवरऑल आपको क्या स्थिति लगती है? देखिए, जो 5 सीटें जहाँ पे अभी टाइट फाइट है, वैसी एक है बनासकांठा, साबरकांठा, पाटन जो उत्तर गुजरात से है, सुरेंद्रनगर जो झालावाड़ से आता है, सौराष्ट्र का रीजन, साथ ही अमरेली, जेनी ठूमर जिसे कांग्रेस ने टिकट दिया है, वीरजी ठूमर की बेटी है, कांग्रेस के दिग्गज लीडर है, तो यहाँ पे एक फाइट टाइट है क्योंकि बीजेपी का कैंडिडेट वीक है। साथ ही दूसरी अगर दक्षिण गुजरात में बात करें तो एक भरूच वाला जो सीट है चैतर वसावा एंड अनंत पटेल, वलसाड। आनंद मध्य गुजरात में आ जाता है। वहाँ पे इसलिए फाइट है कि वहाँ पे क्षत्रियों की तादाद ज़्यादा है, 18 लाख वोट है जिसमें से 9 लाख क्षत्रिय है। अगर ये 1 वे वोटिंग करते हैं जो अभी की सिचुएशन है उस हिसाब से, तो यहाँ पे फाइट टाइट है। वैसे ही सुरेंद्रनगर का अपना एक अलग इशू है, वहाँ पे तड़पदा कोड़ी और चुवाड़िया कोड़ी, उनके बीच में एक डिमांड थी और तड़पदा कोड़ी को टिकट दिया है कांग्रेस ने, तो इसीलिए कांग्रेस का पल्ला थोड़ा सा भारी है। साथ ही अमरेली मैं इसलिए कंसीडर कर रही हूँ क्योंकि अमरेली में जेनी ठूमर जो तालुका पंचायत से चुनाव लड़ते हुए एक बड़ी नेता बनी है, महिला है, साफ छवि है। साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है भरत सुतरिया को लेकर ये है कि भरत सुतरिया खुद भी अभी जिला पंचायत में है, लेकिन वो इतने ज़्यादा ना तो बड़ बोले हैं ना बोलते हैं। पहला ही जो उनका स्पीच मैंने सुना था उसमें ये कह दिया था कि भाजपा इस बार 500 से ज़्यादा सीटें लेके आएगी। तो यहाँ पे मुझे इंडिविजुअल कैंडिडेट के कंपटीशन में वो थोड़े से वीक लग रहे हैं। चैतर वसावा, मनसुख वसावा, फाइट टाइट है क्योंकि चैतर यंग है, सामने मनसुख वसावा 60 टर्म के सांसद है, लेकिन आपको मनसुख वसावा को कम नहीं आंकना चाहिए। हालांकि चैतर वसावा की लोकप्रियता आदिवासी में बहुत ज़्यादा है, लेकिन शहरी विस्तार अब किसे वोट देगा? आदिवासी मुस्लिम कॉम्बिनेशन होता है भरूच सीट पर, तो चैतर वसावा का पलड़ा भारी है यहाँ पे। और अगर नीचे वलसाड की बात करूँ तो वलसाड में अनंत पटेल का पलड़ा इसलिए भारी है जो मुझे लगता है क्योंकि एक तो वहाँ के लोकल है, पार तापी लिंक का जो प्रोजेक्ट था वो उनकी वजह से रुका, जिसे केंद्र सरकार ने रोका। पहले से आंदोलन के साथ जुड़े हुए, ज़मीन पे उतर आते हैं, कुछ ही छोटी छोटी बातों पे आंदोलन करते हैं, और दूसरा ये है इंडिविजुअल लोगों के साथ कनेक्टेड है। तो उस हिसाब से, और धवल पटेल मतलब वो पैराशूट कैंडिडेट की तरह आए हैं,
तो मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ जगह पे कैंडिडेट देने की गलती की है, वो सिलेक्शन थोड़ा सा गलत था, वो ही एक नतीजा है वलसाड़ वाला सीट। हालांकि उस सीट पे हारना अनंत पटेल का जीतना मुश्किल है, क्योंकि वो नवसारी के पास वाली सीट आती है और आगे CR पाटिल है, तो लड़ाई टाइट होगी। और लड़ाई टाइट के अलावा एक चीज़ हम लोगों के लिए ज़्यादा क्यूरियोसिटी वाला ये है, जो जर्नलिस्ट के लिए है, हालांकि जनता को इससे फ़र्क पड़ता है या नहीं वो पता नहीं है, कि CR पाटिल की लीड ज़्यादा होगी या अमित शाह की लीड ज़्यादा होगी। पिछली बार तो CR पाटिल, पिछली बार CR पाटिल की थी, और इस बार ये कहा जा रहा है कि अमित शाह का लीड जो है वो 10 लाख को क्रॉस करना है। तो इसीलिए हम लोग ज़्यादा इस बात की चर्चा रहती है, जब भी बीजेपी दफ्तर पे जाते हैं तो किसकी लीड ज़्यादा रहेगी, अमित शाह की लीड ज़्यादा रहेगी या CR पाटिल की लीड ज़्यादा रहेगी। तो उस पे एक बहुत ही दिलचस्प इस बार देखने मिलेगा। साथ ही आपका दूसरा सवाल क्या था? दूसरा जो लीडर्स टू वॉच आउट आफ्टर 2024, नए चेहरे जो आपको लगता है इस चुनाव के बाद उधर उभरेंगे बड़े चेहरे बन के। अच्छा, इसके बाद जो उभरेंगे वैसे जो चेहरे हैं उसमें गिनीबेन ठाकुर है, जो बनासकांठा से कांग्रेस की प्रत्याशी है। साथ ही चैतर वसावा, अगर जीत गए चैतर वसावा तो बहुत बड़े चेहरे होंगे। साथ ही अनंत पटेल, वो भी जीतते हैं तो बड़ा चेहरा। पटेल तो वो वीडियो बना के वो पूरा प्रचार जो कर रहे हैं, प्रचार के जो वीडियो मैंने आपको दिखाया, तो उनका कैंपेनिंग सॉन्ग्स वगैरह लॉन्च होता है, वो हीरो की तरह साउथ वाला वो फीलिंग, साउथ टच देके। और लेकिन उनका जो पूरा सीट है ना वो ट्राइबल सीट है, तो वहाँ पे आदिवासी के बीच में अनंत पटेल बहुत ज़्यादा फेमस है। अब धवल पटेल की लोकप्रियता, हालांकि वो जब वहाँ पे उतरे तो गांव के, वो जिस गांव से आते वो गांव के लोग भी उनको नहीं जानते थे, क्योंकि उनकी स्कूलिंग से लेके सब कुछ सूरत में हुई है, तो वो पैराशूट कैंडिडेट की तरह आए, तो इसी वजह से अनंत पटेल और स्ट्रांग हो गए। हालांकि CR पाटिल है, इसलिए मैनेजमेंट, अल्टीमेटली इट्स अ मैनेजमेंट इलेक्शन। CR पाटिल अब क्या कैसे मैनेज करते हैं, और हालांकि गुजरात में तो ये देखा गया है कि पन्ना प्रमुख से लेके हर जगह हर फ्लैट का एक डेटा पूरा रहता है कि इतने वोटर है, ये है वो है, तो बीजेपी इस मैनेजमेंट में सुपर डुपर है। हाँ, इलेक्शन मशीनरी में तो इनका कोई तोड़ नहीं। हाँ, उसमें कोई तोड़ नहीं है, तो इसी की वजह से, हालांकि ये मतलब अगर आप पूछेंगे कि 25 में से बीजेपी के कितनी आएगी, तो ये कह पाना मेरे लिए अभी मुश्किल है, क्योंकि फाइट टाइट है। 5-6 सीटों पे मोदी जी आते हैं, चीज़ें चेंज होती है, क्षत्रिय आंदोलन पे कितना इम्पैक्ट होता है, ये सब कुछ 5 तारीख और वोटिंग पैटर्न पे पता चलेगा। अगर क्षत्रिय उत्साहित नहीं दिखे और वोट नहीं डाले तो बीजेपी को फ़ायदा है। अगर क्षत्रिय उत्साहित निकले, खुद भी 100% वोटिंग किया और खुद के साथ जुड़े हुए लोगों को भी 100% वोटिंग करवाया, तब बीजेपी के लिए समस्याएं हैं, समस्या हो सकती है। थैंक यू मैम। क्लोजिंग रिमार्क लेते हैं हम। तो वही 5 सीटें आपको बतानी है और 5 कैंडिडेट्स जो आपको लगता है आने वाले टाइम में जो नए चेहरे उभर कर आएंगे इस चुनाव के बाद हमें दिखने वाले हैं राजनीति में। नए चेहरे अगर उभर कर आए तो ज़रूर हम देखेंगे उनको। वो रहेंगे विपक्ष से ही ऑब्वियसली, क्योंकि नए तो वही है लोकसभा में, तो वो रहेंगे चैतर वसावा, अनंत पटेल, गिनीबेन ठाकुर। जीतते हैं अगर तो अमित चावड़ा, और अगर जीतते हैं तो फिर परेश धानाणी या फिर सुरेंद्र नगर से ऋत्विज मकवाणा। परेश धानाणी, अमित चावड़ा, ऋत्विज मकवाणा नए चेहरे नहीं हैं। गिनीबेन विधायकी में डेफिनेटली पुराना चेहरा है, लेकिन लोकसभा क्षेत्र इतना बड़ा होता है, उन्होंने पूरा चुनाव एंटी चौधरी बनाने की कोशिश की है बनासकांठा में, और मुद्दे भी बिल्कुल अलग हो जाते हैं जब आप लोकसभा पर आते हैं। हाँ, तो बहुत अलग है मुद्दे। नहीं, हालांकि मुद्दे तो सेम ही हैं कि भाई मतलब कम्युनिटी वाले हैं, कास्ट वाले मुद्दे हैं, तो वो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा कि लोकसभा है तो लोग ऐसा नहीं सोचते कि हम देश के मुद्दों की बात करें या सड़कें कैसी बनी है, नड़ाबेट बॉर्डर पे क्या हुआ है, ये सब बातें नहीं कर रहे लोग वहाँ पे बनासकांठा में, वरना होनी चाहिए थी ये बातें, और दोनों ओर से होनी चाहिए थी। क्या बाकी है, क्या हुआ है, तो वो हिसाब किताब नहीं हो रहा। तो ये चेहरे पे नज़र रहेगी। 5 सीटें जामनगर, आणंद, सुरेंद्रनगर, साबरकांठा, बनासकांठा, ज़्यादा गिनाती हूँ, भरूच, वलसाड़, ये 7 सीटें। बहुत अच्छा चुनाव हो रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा, कि जो हमने कभी अपेक्षा नहीं की थी। जब चुनाव डिक्लेयर हुआ तो हम भी ऐसे ही बातें कर रहे थे, मतलब हाँ यार ये मतलब क्यों करना है, वो वाली जो नहीं बात लोग करते, ऐसे ही मजाक में सब कह रहे थे। आते आते पूरा माहौल पलट गया।
तो जैसा मैंने बहुत पहले बताया कि पीएम का आना शेष है और इसीलिए वो कितना माहौल पलट पाते हैं, क्योंकि वो कहाँ चुनावी सभा कर रहे हैं तो साबरकांठा बनासकांठा में कर रहे हैं, राजकोट में कर रहे हैं, सुरेंद्र नगर का इलाका ले रहे हैं, तो उनको भी पता है वीक पॉइंट कहाँ है, कहाँ कैसे किसी को पुश करना है। पीएम ने आज जैसे जब हम बात कर रहे हैं तब उन्होंने क्षत्रियों पे राहुल गांधी ने जो बताया राजा महाराजाओं में उसका काउंटर किया है, लेकिन अपील नहीं हुआ। क्षत्रियों ने एक्सेप्ट नहीं किया। क्षत्रियों ने बताया कि भाई शासन प्रशासन की गलतियां निकालिए, आप तो बहन बेटियों पे चले गए। और उन्होंने काउंटर क्वेश्चन ये भी किया कि भाई रूपाला ने बोला था तब आप चुप थे, राहुल गांधी बोल रहे हैं तो आप उन पर बरस रहे हैं। तो सब नेता जो बहुत एक्साइटमेंट के साथ देखो राहुल गांधी ने कितना गलत बताया और राजा महाराजाओं की प्रशंसा में लग गए हैं, तो उन सबको जो क्षत्रिय समाज के लीडर से उन्होंने बताया कि उन्होंने तो ऐसा तो बहुत सारे लोग बोलते आए हैं, पीएम भी कभी बोले थे, तो वो बहुत मतलब उनका वन लाइन एजेंडा है कि बस अब हमें गिरा देना है, उस सोच से वो आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए प्रेडिक्शन 26 सीटों का मैं इसलिए नहीं कर रही क्योंकि कोई मायने नहीं रखता अगले 2 दिन में, क्योंकि अब जैसे जो सीटें मैंने गिनाई उसमें ये भी हो सकता है ना कि बूथ के ऊपर वहाँ पे अगर चुनावी एजेंट ही ना हो तो वहाँ चुनाव लड़ा जाता है ग्राउंड पे, माहौल बनता है सोशल मीडिया में। तो सोशल मीडिया में बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर जैसे होते हैं उस तरीके से पक्ष और विपक्ष दोनों ने बहुत अच्छा कंटेंट बनाया है, बहुत अच्छी रील्स बनाई है। हमारे न्यूज़ के एपिसोड्स में से जो अच्छा होता है वो निकाल कर दोनों पक्ष चलाते हैं, तो बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, माहौल भी बहुत अच्छा बना रहे हैं। चुनाव जीता जाएगा कि कितने वोटर्स है उनको आपने घर से बाहर निकाला, बूथ तक लेकर गए और आपने वोट डलवाया। तक वोट का आंकड़ा नहीं आता और कहाँ कितनी वोटिंग हुई वो नहीं आता आंकड़ा। अगर आपके समर्थित वोटर्स है और वो भी अगर क्षत्रिय वोट नहीं कर रहे आपके खिलाफ, लेकिन अगर घर से बाहर भी नहीं निकल रहे तो आपके लिए नुकसान है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो उस वक्त समझ में आएगा कि एग्जैक्टली वो हुआ। लेकिन भाजपा को 26 में से 26 की उम्मीद है, सारी सीटों पर 5 लाख की लीड की उम्मीद उन्होंने छोड़ दी है। तो वो जो शुरुआत में माहौल था वो तो चला गया, उस बात से समझ में आया। कांग्रेस को 3-4 सीटों पे बहुत अच्छी उम्मीद है, आम आदमी पार्टी को उम्मीद है भरूच से, और चेतर वसावा इनक्रेडिबली चुनाव लड़े हैं अपना। तो ये सब जो नेता है जो अपने दम पर निखर कर सामने आए हैं, अपने मुद्दों के और अपने लोगों की बातों से निखर कर सामने आए हैं, उनका बेस सिर्फ जाति नहीं है। और अगर जाति है तो जाति के मुद्दे हैं कि भाई हमारी ये वाली समस्याएं हैं जो बाकी रह गई है, तो उन लोगों का फ्यूचर बहुत डिपेंड करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जीतने के बाद लोग टिक पाएंगे कांग्रेस के साथ, वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, मायने रखती है। क्योंकि अगर आप जीत गए लेकिन सत्ता तक नहीं पहुंच पाए तो फिर कोई टिकने वाला नहीं है, जो गुजरात में हमें देखने को मिला। 5 लोग चले गए जीतने के बावजूद। राइट मैम, तो काफ़ी लंबा वीडियो था, हमने सारी चीज़ें समझी, ए से लेकर जेड तक। मुझे लगता है गुजरात को हमने समझ लिया है, हर रीजन को समझा हमने, सौराष्ट्र को समझा, दक्षिण गुजरात, उत्तर, पूर्व, मध्य, ये सारा सब कुछ समझा हमने। एक चीज़ कॉमन है सबका कि क्षत्रिय आंदोलन है, इससे पहले हम पटेल आंदोलन भी गुजरात में देख चुके हैं, लेकिन मोदी का भी आना, पीएम मोदी का भी आना बाकी रह गया है। 1-2 दिन में पीएम मोदी आएंगे, उनकी रैलीज़ होंगी, उनके वो जनसभाएँ होंगी, उसके बाद कैसा माहौल बनता है। अभी है 7 दिन है, अभी 7 तारीख को वोटिंग पड़नी है, 7-8 दिन है अभी, तो उसमें किस तरीके से क्या हालात बदलेंगे वो तो अभी पता ही चलेगा। मैं और रमतेश जी लगातार फील्ड पर बने हुए हैं, कई सीटें हैं जिन सीटों पर लग रहा है कि फ़ाइट है, जिन सीटों पर हमको लगता है कि कुछ अच्छा हमें आपको दिखाने के लिए अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं, वहाँ हम जाएंगे, ज़मीन स्तर पे हम जाके आपको और वीडियो सब बताते रहेंगे। मैप पर आपने सारी चीज़ें समझी ही हैं, तो बताइए कैसा लगा हमारा ये वीडियो। सीनियर पत्रकारों ने हमें सब समझाया। देखते रहिए द लल्लन टॉप।